नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनए टीवी का विशेष कार्यक्रम खरी खरी और मैं हूं तेजपाल नेगी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, लेकिन हुआ थोड़ी देर में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। सब कुछ एक ही रात में बदल गया और एक रिकॉर्ड जो उत्तराखंड के साथ एक चस्पा हो गया है कि एक पार्टी एक मुख्यमंत्री पर पूरे 5 साल तक यकीन नहीं कर सकती। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस सरकार के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड में जिन्होंने पूरे 5 साल तक अपना दायित्व संभाला, लेकिन इसके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जो पूरे 5 साल तक लगातार प्रदेश को अपनी सेवा दे पाए। और माना यह जा रहा था कि टीएसआर भी नारायण दत्त तिवारी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, लेकिन चुनावी बजट घोषित करते ही त्रिवेंद्र के साथ भी वही हुआ जो दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ है। इससे पहले भाजपा की ही सरकार में हाईकमान ने भुवन चंद खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे चेहरों को भी मुख्यमंत्री पद के लिए आजमा कर देखा, लेकिन नतीजा वही जिसे उत्तराखंड की जनता जानती है और कहती है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय पार्टियों ने राजनीति की प्रयोगशाला बना के रख दिया है। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि उत्तराखंड की इस प्रयोगशाला में मुख्यमंत्रियों के पदों को लेकर इतने प्रयोग क्यों। खैर, ये अलग विषय है कि मुख्यमंत्री बदले हैं, कांग्रेस ने भी यही किया, लेकिन एक बड़ा सवाल जो आपके, हमारे और सभी उत्तराखंड वासियों के मन में होगा वो ये कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान को मुख्यमंत्री को बदलने का फैसला लेना पड़ा। अगर आप विस्तार से इसको जानना चाहें तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन संक्षिप्त रूप में अगर आप जानना चाहें तो सबसे बड़ी जो समस्या त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार और जनता के बीच थी वो थी संवादहीनता की। संवादहीनता की वजह से ही पब्लिक सरकार से नहीं जुड़ पा रही थी। विधायकों का एक वर्ग जो टीएसआर से नाराज था, उन्होंने खबरें ऐसी हैं कि उन्होंने एक पत्र हाईकमान को भेजा था, जिस पत्र में उन्होंने कहा था कि यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत को नहीं हटाया गया तो 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा नहीं जीत सकेगी। लेकिन हाईकमान ने इस पत्र को ठंडे बस्ते में रख दिया था। इस बीच हाईकमान ने चुनावी वर्ष में उत्तराखंड सरकार की फीडबैक आरएसएस और अपने सर्वेक्षण एजेंसियों के माध्यम से लेनी शुरू की, और नतीजा यह निकला कि टीएसआर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में दोबारा से वर्ष 2022 में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। बस यहीं से शुरू हुआ हाई प्रोफाइल सत्ता हस्तांतरण का ड्रामा। विधानसभा सत्र चल रहा था, अचानक केंद्रीय पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री को यहां बुलाया जाता है। गैरसैंण से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून पहुंचते हैं और अचानक शुरू हो जाती है एक हाई पावर मीटिंग, जिसे कहा गया कोर कमेटी की बैठक। इसमें उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी दुष्यंत कुमार भी शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी शामिल हुए, और मीटिंग के तुरंत बाद बंशीधर भगत ने मीडिया से कहा था कि ये जो अटकलें आप लोग लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का परिवर्तन होने जा रहा है, वो सिर्फ अटकलें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो विकास योजनाओं पर चर्चा करने के लिए और पूरे 4 साल की जो विकास योजनाएं थी उनको कैसे पब्लिक तक पहुंचाया जाए, कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए बैठे थे। विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता भी हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक भी हैं, सरकार के पास पूरी मशीनरी है, लेकिन उसके बावजूद अगर विकास की योजनाओं को 4 साल के विकास की योजनाओं को अगर जनता तक पहुंचाने के लिए कोर कमेटी का भी सहारा लेना पड़ता है तो यह भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की एक विफलता ही कही जा सकती है। दूसरी बात, जो विधायक और मंत्री भी कई एक अरसे से कहते आ रहे थे वो थी कि त्रिवेंद्र सरकार में अफसरशाही बिल्कुल निरंकुश हो गई है। विधानसभा के जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, खासकर उनकी शिकायत थी कि अफसर हमारा कहना नहीं मानते। जो मंत्री थे उनका भी ये कहना था कि जो हम आदेश निर्देश जो हम अधिकारियों को देते हैं अपने विभागों के, वो उनको पूरा नहीं करते। और कई बार ये दर्द त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख से भी छलका है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि अफसरशाही उनके काबू में नहीं है। विपक्ष ने उसको मुद्दा भी बनाया, कई बार इनकी मजाक भी बनाई गई, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ऑल इज वेल कहते हुए आगे बढ़ती रही। विधानसभा के निर्णायक सत्र में, जिसे आप कहें कि विधानसभा के चुनावी सत्र में, बजट के अलावा मुख्यमंत्री ने कुछ और घोषणाएं भी की थीं। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी वो थी गैरसैंण नाम का उत्तराखंड में तीसरा मंडल बनाने की। इसमें रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को जोड़ा गया था। यानी कि अब तक उत्तराखंड में 2 मंडल काम कर रहे थे, 2 कमिश्नरी काम कर रही थी। एक थी गढ़वाल कमिश्नरी और एक थी कुमाऊं कमिश्नरी। लेकिन मुख्यमंत्री ने शायद एक बड़ा गेम चेंजर माना इस घोषणा को, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 4 जिलों को जोड़ के एक नई कमिश्नरी बनाई जाएगी और बहुत जल्दी ये कमिश्नरी काम भी करना शुरू कर देगी। आप जान लीजिए कि गढ़वाल के चमोली और रुद्रप्रयाग और कुमाऊं के अल्मोड़ा और बागेश्वर दो जिलों को लेकर ये कमिश्नरी बनाई गई थी। इसके बाद जो नया ढांचा बन के निकल के आता, उसमें गढ़वाल कमिश्नरी उत्तराखंड में सबसे बड़ी कमिश्नरी होती, जिसके अंदर 5 जिले होते, और कुमाऊं और नई बनी गैरसैंण कमिश्नरी 4 जिलों वाली होती। भारतीय जनता पार्टी ने इस घोषणा को क्रांतिकारी घोषणा का नाम दिया। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे गेम चेंजर बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जनसभाओं में, और हर जगह ये प्रयास किया गया कि मुख्यमंत्री का ये ऐलान जनता सार्थक रूप में ले। लेकिन अल्मोड़ा और बागेश्वर से ही सबसे पहले इस घोषणा का विरोध के स्वर उभरने शुरू हुए। विपक्ष ने तो मुद्दा बनाना ही था। विपक्ष ने साफ कहा कि अगर जिला गैरसैंण को अगर आप बनाते तो शायद हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन आपने तो 2 कमिश्नरियों को तोड़ के तीसरी कमिश्नरी बना दी, जबकि आवश्यकता गैरसैंण को जिला बनाने की थी। ये शिकायत भी हाईकमान तक पहुंची और माना यह गया कि मुख्यमंत्री ने बहुत जल्दीबाजी में यह फैसला किया है। अगर ऐसे ही फैसले और भी आगे वो करते रहे तो मामला बिगड़ सकता है। हाईकमान ने तुरंत ही केंद्रीय पर्यवेक्षक को यहाँ भेजा, जिन्होंने कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों की नब्ज़ों को टटोला और अपनी एक रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी। उसके तुरंत बाद दूसरे ही दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया। कल पूरा दिन वे दिल्ली में थे। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन बड़े नेताओं से उन्होंने बातचीत तो की, साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के अनिल बलूनी के घर जाके भी उन्होंने मुलाकात की। एक मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद रात के 8:30 या 9 बजे के आसपास उनके साथ गए एक विधायक पत्रकार वार्ता करके कहते हैं कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। कल रात को ही एक फरमान जारी किया गया था जिसमें तमाम विधायकों को देहरादून तलब किया गया था और उनसे साफ कहा गया था कि या तो रात में या फिर
सुबह तड़के ही वे देहरादून के लिए रवाना हो जाएं। लेकिन रात को जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ गए मुन्ना सिंह चौहान ने ये कहा कि विधायकों की कोई मीटिंग नहीं होगी और सब कुछ ठीक है, तब लगा कि शायद त्रिवेंद्र की कुर्सी पर जो संकट आया था वो शायद टल गया है। लेकिन आज सुबह जैसे ही त्रिवेंद्र जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे, उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम जो घोषित हुआ वो था राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात का। बस यहीं से अटकलों के बाजार गर्म हैं और अब से कुछ देर पहले ये साफ हुआ कि त्रिवेंद्र अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। त्रिवेंद्र के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसमें बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, जैसे केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक और नाम चर्चा में आया जो पिछले काफ़ी अरसे से त्रिवेंद्र सिंह रावत की शायद नींद उड़ाता रहा हो, वो है पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी। हालांकि अनिल बलूनी की सेहत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी कल अनिल बलूनी से मिलने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके आवास पर भी गए थे। एक और नाम है संगठन में अपनी लंबी सेवा दे चुके कालाडूंगी के निवासी सुरेश भट्ट का। ये हरियाणा से उत्तराखंड में आए हैं और प्रदेश के संगठन को यहाँ पे संभाल रहे हैं। और सुरेश भट्ट भी एक ऐसा नाम है जो मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल हो सकता है। लेकिन इन तीनों से ऊपर एक नाम अचानक उभर के आया है पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर, वो है प्रदेश के राज्य मंत्री उच्च शिक्षा धन सिंह रावत। डॉक्टर धन सिंह रावत चूँकि विधायक भी हैं, इसलिए जो अटकलें समझ में आ रही हैं, अगर धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव जीतने वाली जो शर्त होगी वो उनके साथ नहीं होगी। अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक और सुरेश भट्ट, इन तीनों में से अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक विधायक का इस्तीफा दिलवाना होगा और 6 महीने के अंदर उपचुनाव करा के उनको उत्तराखंड के किसी सीट से विधायक भी बनाना ही होगा। जबकि विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा है, इसलिए संभवतः बीच का रास्ता निकालते हुए कोशिश ये हो कि धन सिंह रावत को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। संघ से जुड़े हुए भी हैं। एक और अटकल बीच में अब आ रही है कि कुमाऊं और गढ़वाल को बैलेंस करने के लिए अगर गढ़वाल से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कुमाऊं से उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और वो नाम है खटिमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी का। यह नाम अचानक उभर के आया है, इसमें कोई तथ्यात्मक मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह नाम चर्चा में चल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि उप मुख्यमंत्री का दावेदार भी सामने आ गया है। क्या होता है ये देर रात तक पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो बड़ा सच है वो ये है कि टीएसआर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं है। मिलेंगे अगले खरी खरी में इस संभवतः इसी विषय को लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CNA TV।